हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आप ही की तरह अन्य विद्यार्थी भी इन वीडियो से लाभान्वित हो पाएं। तो बच्चों, आज हम दादी माँ कहानी के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के द्वारा समझेंगे और फिर जब आपको समझ में आ जाए तो उन्हें आप अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बच्चों, चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है। बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ या उसके अलावा और किन किन बातों की याद आती है। तो बच्चों, आप भी हैं, आपको भी पता है कि आपको कब किस किस चीज़ की याद आती है। तो लेखक बताता है, लेखक के नज़रिए में इसका उत्तर जब होगा तो होगा कि लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ अपने गांव घर की, परिवार की अनेक बातें याद आती हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। लेखक को क्वार के दिन में जलाशय के झागदार पानी में कूदकर नहाना बहुत पसंद था। बच्चों, आप लोगों को भी तालाब में, नदी में नहाना अच्छा लगता होगा। इसी तरह लेखक को भी बहते हुए जल में और तालाब में नहाना अच्छा लगता था। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन खाना, अगहन में चिड़वा गुड़ और चैत में लाई तथा गुड़ खाना लेखक को बहुत पसंद था। बीमार हो जाने पर दादी की स्नेहपूर्ण देखभाल उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और यही कारण था कि बचपन में लेखक को बीमार होना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें वो समय भी याद है जब वह छोटे थे और किशन भैया की शादी में चोरी छिपे उन्होंने औरतों का अभिनय देखा था। दादी माँ के द्वारा धन्नो को कर्ज के लिए डांटना और फिर कर्ज माफ कर देना उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उन्होंने दादी माँ से धन्नो की सिफारिश भी की थी कि वह धन्नो की सहायता कर दे। बच्चों, धन्नो कौन है, शायद आप यह सोच रहे होंगे। धन्नो रामी की चाची है। मुसीबत के समय पिताजी को सांत्वना देना। दादी माँ ने पिताजी को सांत्वना दी कि वह उनसे बड़ी हैं और हर एक विपदा में, हर एक परेशानी में वह उनके साथ खड़ी हैं। उन्हें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? हमसे पूछा जा रहा है कि दादाजी की मृत्यु के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि दादा की मृत्यु के बाद जो कपटी दोस्त थे उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब वो अत्यधिक मात्रा में उनके घर आने जाने लगे। उनकी बनावटी शुभचिंता को घर के लोग समझ नहीं पाए। मतलब वो यह जताते थे कि वह उन लोगों के शुभचिंतक है। तो यह उनकी शुभचिंता जो थी वह घर के लोग, मतलब लेखक के पिताजी, दादी लोग समझ नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। दादाजी के श्राद्ध में भी दादी के मना करने के बावजूद लेखक ने पिताजी की अतुल्य संपत्ति जो थी वो व्यय कर डाली। मतलब जो लेखक थे वो लेखक के पिताजी जो थे वो अनुभवहीन थे और उन्होंने अपने पिताजी, मतलब लेखक के दादा, तो लेखक के पिताजी हो गए। तो उन्होंने अपने पिताजी के श्राद्ध में हद से ज़्यादा खर्च कर डाला, जिसे करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। अनुभवहीनता के कारण हुई इन गलतियों से ही घर की आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई थी।
लेखक के पिताजी अनुभवहीन थे और उन्होंने जो भी कार्य किए वो अपनी अनुभवहीनता के कारण किए। उन्होंने कर्ज लिया ताकि वो दादाजी के श्राद्ध को बहुत ही एक भव्य आयोजन के रूप में कर पाएँ, और उसके लिए कर्ज लेने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। बच्चों, अगला प्रश्न है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा। आपको यह बताना है कि आपको दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष सबसे अच्छा लगा, और फिर रीज़न भी देना है कि आखिर क्यों लगा। 2 प्रश्न पूछे हैं, एक तो पूछा है कि कौन सा पक्ष सबसे अच्छा लगा, पहला प्रश्न, और दूसरा क्यों लगा। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है, आपको जो पक्ष अच्छा लगा हो आप वो लिखिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप वही लिखिए, आपको जो अच्छा लगा वो लिखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको उत्तर में दिया है कि लेखक की दादी जो थी वह स्नेह, ममता और त्याग की मूर्ति थी। वो भावुक थी और कोमल स्वभाव वाली थी। वो दूसरों की मदद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो ये कौन से पक्ष का उत्तर है? ये इतने सारे पॉइंट। अब इसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं आप क्यों में उसी का उत्तर लिखिएगा। जैसे मुझे दूसरों की मदद करना, जो उनका स्वभाव था वो दूसरे की मदद करती थी, वो अच्छा लगा। तो मैं क्यों का आंसर उसी पर आधारित हो करके बता रही हूँ कि दादी माँ जो थी वो समय असमय मतलब जब भी कोई परेशानी में होता था उस समय वह दूसरों की पैसों से मदद कर देती थी। पैसे वापस न मिलने पर डांटती थी, पर दयावश पुनः उन्हें मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, और उनको जो कर्ज दिया होता था वह माफ़ भी कर देती थी। जैसे उन्होंने रामी की चाची के साथ किया था। पहले उसे डांटा था, पर दयावश उसका कर्ज भी माफ़ कर दिया और उसकी बेटी की शादी के लिए उसे पैसे से मदद भी की। तो आप अगर यहाँ पर स्नेह, ममता और त्याग की मूर्ति लिखेंगे तो क्यों का जो उत्तर है वह उसी के आधार पर होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बच्चों, कहानी से आगे का प्रश्न देख लेते हैं कि आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, माघ, आषाढ़। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्वार में, आषाढ़ में और माघ में मौसम कैसा रहता है। तो अब हम इसका उत्तर डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वार में, जो क्वार का महीना है बच्चों, वो वर्षा ऋतु के चौमासे का अंतिम महीना है। हर महीने को हर एक मौसम में 4 महीने आ जाते हैं। तो जो क्वार का महीना है वो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है। इसमें वर्षा जो है कम होती है, आसमान स्वच्छ होता है, गर्मी की तपन कम हो चुकी होती है, और पोखर और तालाब जो है वो पानी से भरे होते हैं, और धान के खेतों में भी पानी भरा रहता है। बच्चों, दूसरा है आषाढ़ का महीना। वर्षा ऋतु का यह पहला महीना है। जिस प्रकार क्वार अंतिम महीना है और आषाढ़ वर्षा ऋतु का पहला महीना है। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस महीने वर्षा का आरंभ होने से गर्मी से राहत मिलती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। अब है माघ का महीना। इस महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है। माघ के महीने में सर्दी चरम पर होती है। कभी कभी तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है और पाला पड़ जाता है। ऐसे में सर्दी और भी बढ़ जाती है। पहुआ हवा इस सर्दी को और भी धक्का देती है। बच्चों देखो, जब माघ के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, तो तब जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लग जाती है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी विशेष चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। अब किस मौसम में कौन सी चीज़ों का खास महत्व होता है, ये हमसे इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि गर्मी के मौसम में, वाह, आप सभी का तो मुंह में पानी आ जाएगा, आम,
लीची, खरबूज, तरबूज, अंगूर, खीरा, ककड़ी जैसे फल पाए जाते हैं। ये सभी आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। लोग ठंडे पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। सब्जियों में भी बच्चों की फेवरेट सब्जी आलू और भिंडी, कटहल आदि प्रमुख हैं। सर्दी के मौसम में सेब, केला, अमरूद आदि फल तथा मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, बथुआ, मूली आदि सब्जियां पाई जाती हैं। लोग चाय तथा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। और बरसात के दिनों में, बरसात तथा गर्मी के मौसम में कई फल सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। इनके अतिरिक्त बैगन, करेले, फलियां आदि बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। मतलब ये सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है कब? बरसात तथा गर्मी के मौसम में। बच्चों, अब हम अनुमान और कल्पना के प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। ऋण लेना मतलब कर्ज लेना, आप सबको पता है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। कौन कौन सी आखिर वो परेशानियां होती हैं उनकी परिवार से संबंधित, घर के अंदर की कौन कौन सी वो परेशानियां हैं जिन परिस्थितियों में लोगों को ऋण लेना पड़ता है, और यह उन्हें कहाँ से मिलता है, यह ऋण वह किससे लेते हैं। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। बच्चों, ये है कि ये आपस में वार्तालाप का विषय है, पर कोविड का समय चल रहा है जिस कारण स्कूल सारे बंद हैं, तो हम आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, पर दोस्तों के साथ कक्षा में बैठ के नहीं कर सकते। आप अपने घर में अपने माता पिता से इस विषय में वार्तालाप जरूर करिएगा, क्योंकि वार्तालाप करना आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं इसका उत्तर आपको यहाँ पर बता देती हूँ, फिर आप लोग घर में लेकिन अपने अभिभावकों के साथ, बड़े घर के बड़े सदस्यों के साथ इस विषय में जरूर वार्तालाप करिएगा। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि गांव में अधिकांश जो लोग हैं वो गरीब होते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार की बहुत कमी होती है। वो खेती से ही अपना भरण पोषण कर रहे होते हैं, और जो खेती है वो मौसम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसे समय में कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ उनके जीवन में आ जाती हैं जब उन्हें ऋण लेना पड़ता है। वो विवश हो जाते हैं ऋण लेने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कि फसलों की बुआई के समय, किसी कारणवश फसल के नष्ट हो जाने पर, बेटी के विवाह में, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के समय उसके अंतिम संस्कार के लिए, या बेटे के शहर जाने की व्यवस्था करने के लिए लोग प्रायः ऋण ले लेते हैं। बच्चों, बहुत सारी परेशानियां, हर एक घर की अपनी अपनी परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान्य सी परेशानियां आपके साथ साझा की है। तो आप देखिएगा कि हर एक घर की अपनी परेशानी है, तो आप अपने घर के सदस्यों के साथ अपनी परेशानी को डिस्कस जरूर कीजिएगा। अब यह ऋण उन्हें कहाँ से मिलता है वो बताया जा रहा है कि गांव में तो आमतौर पर जमींदार, क्योंकि वो जमींदार है, उनके पास धन संपदा ज़्यादा है, तो उनसे महाजन या साहूकार से ऋण लिया जाता है। महाजन साहूकार ब्याज में पैसे देते हैं, वो दूसरे को ऋण देते हैं, पर उसके बदले उनसे उस पैसे का ब्याज लेते हैं। लेकिन आधुनिक युग में, पर वर्तमान युग में बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिल जाता है। लेकिन वर्तमान क्या है, बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा अनेक समितियां ऐसी हैं जो ग्रामीण लोगों को ऋण दे देती हैं। आप लोग इस संबंध में चर्चा जरूर कीजिएगा अपने घर के सदस्यों से, क्योंकि ये एक चर्चा का विषय है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। आप लोग क्या क्या करते हैं बच्चों, ये आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिएगा।
फिर भी मैं चलिए आपके साथ इसका उत्तर भी थोड़ा सा साझा कर देती हूँ कि घर के उत्सव या समारोह पर काम की जिम्मेदारी तो बड़ों पर होती है और बच्चों को पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता उस समय होती नहीं है, क्योंकि बड़े लोग उनसे पढ़ने लिखने के लिए कहते नहीं हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई की चिंता से मुक्त रहते हैं। और बड़े लोग भी अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है। तो इसलिए वो ऐसे समय पर नए नए कपड़े पहनकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं, अपने साथियों के साथ कूदते, नाचते, गाते, खेलते, उधम मचाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद है बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा से सी का प्रयोग किया गया है। जरा सी, अनमना सा, सन से समानता का बोध कराने के लिए सा से सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 5 और शब्द लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले है शहद सा मीठा। यह फल शहद सा मीठा है, ये इसका वाक्य प्रयोग है। शब्द जो है वो क्या है? शहद सा मीठा। कोयल सी मधुर। लता की आवाज कोयल सी मधुर है। वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हैं। चांद सा चेहरा। चांद सा चेहरा पाना हर युवती की कामना होती है। फूलों सी कोमल। राजकुमारी चारुलता फूलों सी कोमल थी। पर्वत सा दृढ़। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व पर्वत सा दृढ़ था। बच्चों देखिए, शहद सा, कोयल सी, चांद सा, फूलों सी, पर्वत सा, फिर वही आ गया ना समानता का बोध कराने वाले शब्द। तो बच्चों ऐसे शब्दों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है बच्चों, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य आपको ढूंढने हैं। ठीक है, 5 वाक्य जहाँ पर शब्दों को रिपीट किया जा रहा है, क्रिया बार बार प्रयोग की जा रही है। तो इसमें है, मुझे रह रहकर माँ की याद आती है, वह गा गा कर भिक्षा मांगता है, नेहा रो रो कर तुम्हारी शिकायत कर रही थी, मोहन बार बार तुम्हारी बात पूछ रहा था, गाड़ी धीरे धीरे जा रही थी। बच्चों इसमें रह रह कर क्रिया को रिपीट किया जा रहा है। रह रह कर, रहना भी क्रिया है, और रह कर, गा गा कर, रो रो कर, बार बार और धीरे धीरे। बच्चों देखो यहाँ पर इन सारे वाक्यों में क्या हुआ है, क्रिया को एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही शब्द आप भी बनाइए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चों। बच्चों ये प्रश्न बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और काव्यांश दादी माँ कहानी में है। गांव में जो आमतौर पर बोलचाल में प्रयोग होते हैं शब्द और वाक्यांश, ऐसे काफ़ी सारे शब्द, क्षेत्रीय भाषा के शब्द लेखक ने कहानी में प्रयोग किए हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिड़वा, चिवड़ा, छोका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों से अलग ढंग से होता है। जैसे चूड़ा को चिड़वा, चूड़ंत्र को पोहा, और इसी तरह छौका को छौक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है।
इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। बच्चों, मैं इसका उत्तर आपके साथ इसी तरह बस साझा कर रही हूँ। इसको अपनी कॉपी में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ आप अपने जानकारी के लिए इसको देख लीजिए। इसे आपने अपनी कॉपी में नहीं करना है। तो बच्चों, चलिए अब अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।